Good morning, students. Myself, Dr. Sunaina Khatri, Assistant Professor in ABSD, Government PG College, बाड़मेर। आज हम संभाव्य विभ्रम यानी प्रोबेबल एरर के बारे में स्टडी करेंगे। सांख्यिकीय तथ्यों में संग्रहण से लेकर विश्लेषण तक अनुमानों एवं संभावनाओं का सहारा लेना पड़ता है। इट मीन्स कोई भी जो है हमको डिसीजन लेने के लिए हमको एस्टिमेशंस का यूज़ करना पड़ता है कि जैसे सपोज़ हम सेल्स के रिगार्डिंग कोई एस्टिमेशन लेना चाहते हैं तो हम ये एस्टिमेट करेंगे कि लास्ट ईयर की सेल्स के बेसिस पर कि नेक्स्ट ईयर में सेल्स क्या हो सकती है, या अदर कोई भी हमको अगर फ्यूचर के लिए कोई भी एस्टिमेट करना है तो उसमें हम जो है वो प्रोबेबिलिटी का सहारा लेते हैं। अतः उनमें विभ्रम रहना स्वाभाविक है, यानी एरर उनमें रह सकती है। सहसंबंध के संबंध में संभाव्य विभ्रम से अभिप्राय उस अंक से है जो यदि औसत या सामान्य सहसंबंध गुणांक में घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो हमें ऐसी दो सीमाएं प्राप्त होगी जिनके मध्य शुद्ध सहसंबंध गुणांक का मान होने की समान संभावनाएं हैं। यानी अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट की जगह अगर एक रेंज ले लें तो उस रेंज के बीच में बाकी जो है वो सहसंबंध गुणांक होने की जो है वो प्रोबेबिलिटी रहेगी। हॉरेस्ट सैक्राइस्ट के अनुसार कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का संभाव्य विभ्रम वह राशि है जिसे यदि औसत सहसंबंध गुणांक में जोड़ दिया जाए तथा घटा दिया जाए तो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात हो जाती हैं जिसके अंतर्गत दैव प्रतिचयन के आधार पर छांटे गए मूल्यों के सहसंबंध गुणांक पाए जाने की समान संभावनाएं होती हैं। अतः दैव प्रतिचयन के आधार पर चुने हुए एक प्रतिदर्श के सहसंबंध गुणांक की औसत या सामान्य सहसंबंध गुणांक में संभाव्य विभ्रम के जोड़ने या घटाने पर हमको यानी आर जो हमारा आया है यानी आंसर जो निकला है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का, उसमें प्लस माइनस एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। किसको करना है? प्रोबेबल एरर को। तो इससे जो हमको सीमाएं मिलेगी प्राप्त सीमाओं के मध्य ही अदर जो है वो हमारे सहसंबंध गुणांक के आने की 50% संभावनाएं रहती है। अब प्रोबेबल एरर कैसे निकालेंगे हम? तो प्रोबेबल एरर ऑफ आर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं पी ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमको जो है वो प्रोबेबल एरर की वैल्यू मिल जाती है और इस प्रोबेबल एरर के मान को एक बार आर में यानी सहसंबंध गुणांक में जोड़ दिया जाता है और एक बार घटा दिया जाता है। अब इसमें आर जो हमने यूज़ किया है वो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के लिए किया है। एन यानी पद युग्मों की संख्या यानी कितने हमारे पास में जो है ग्रुप्स यानी पेयर्स अवेलेबल हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्टडी करते हैं। जैसे आपको दे रखा है कैलकुलेट द प्रोबेबल एरर इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इट मीन्स आर इज 0 प्लस का 0.92 एंड द नंबर ऑफ पेयर्स यानी एन जो दे रखा है ऑफ आइटम्स आर 25। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे प्रोबेबल एरर ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0.6745 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट एन। 0.6745 के प्लेस पे सेम वैल्यू पुट की 1, देन हमने किया 1 माइनस आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.92, तो हमने लिखा 0.92 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमको करना है रूट एन, और एन यहाँ पर हमको दे रखा है क्वेश्चन में 25, तो हमको 25 का अंडर रूट निकालना है। इस पूरी इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिली है वो है 0.021। तो ये हमारा प्रोबेबल एरर का मान हो गया। अब इस प्रोबेबल एरर के मान को हम जो है वो एक बार आर में प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। यानी अगर हम आर प्लस पी ई करते हैं यानी 0.92 प्लस 0.021 और एक बार हम करते हैं आर माइनस प्रोबेबल एरर यानी 0.92 माइनस 0.021, तो ये जो हमको दो रेंज मिलेगी, एक लोअर लिमिट होगी और एक अपर लिमिट होगी। इन लिमिट के मध्य में अदर सहसंबंध गुणांकों के पाए जाने की संभावना रहेगी। अब संभाव्य विभ्रम की उपयोगिता या कार्य क्या है? यूजफुलनेस ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रोबेबल एरर। तो संभाव्य विभ्रम के मेनली जो है दो उपयोग होते हैं। पहला तो सीमा का निर्धारण करना यानी डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट, यानी ऐसी सीमा तय करना जिसके मध्य में अदर जो है प्रतिचयन के सहसंबंध गुणांक के पाए जाने की संभावना रहती है। और सेकंड सहसंबंध गुणांक का निर्वचन करना यानी उसका इंटरप्रिटेशन करना कि वो क्या कहना चाहता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट सीमा निर्धारण डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट्स।
तो सहसंबंध गुणांक की संभाव्य विभ्रम के माध्यम से वे दो सीमाएं ज्ञात हो जाती हैं, यानी एक हमको लोअर लिमिट मिलेगी, एक अपर लिमिट मिलेगी, जिसमें अन्य दैव प्रतिदर्शों के आधार पर निकाले गए या संपूर्ण समग्र के आधार पर निकाले गए सहसंबंध गुणांक के पाए जाने की 50% संभावना होती है। सेकंड है सहसंबंध गुणांक का निर्वचन, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो सहसंबंध विभ्रम के संभाव्य विभ्रम के आधार पर कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का निर्वचन निम्न नियमों के अनुसार किया जाता है। इसका फर्स्ट रूल है कि यदि सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभ्रम से कम है, यानी R लेस देन PE है, तो यह सिद्ध हो जाता है कि दोनों श्रेणियों में सहसंबंध की उपस्थिति का कोई प्रमाण नहीं है, यानी उन दोनों सीरीज में कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं है, अर्थात श्रेणियों के संबंध में सार्थकता जो है वो निर्धारित नहीं की जा सकती। सेकंड, यदि सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अधिक है, यानी R जो हमारा है वह लेस देन 6 PE है, तो R सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अधिक है, इट मीन्स R इज मोर देन 6 PE, तो दोनों श्रेणियों में सहसंबंध सार्थक यानी कि अर्थपूर्ण होता है। दूसरे शब्दों में यदि सहसंबंध गुणांक के संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अधिक होने पर यह कहा जा सकता है कि दोनों श्रेणियों में सहसंबंध निश्चित रूप से विद्यमान है। सहसंबंध संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक सार्थक या अर्थपूर्ण होगा। यदि सहसंबंध गुणांक संभाव्य विभ्रम के 6 गुने से अधिक नहीं है, यानी R लेस देन 6 PE, तो सहसंबंध अधिक नहीं माना जाता है। थर्ड रूल, यदि सहसंबंध गुणांक 0.3 से भी कम है, ताकि इसका संभाव्य विभ्रम अपेक्षाकृत कम है, तो सहसंबंध की मात्रा नगण्य समझनी चाहिए, यानी इन दोनों में सहसंबंध बहुत कम है, नहीं के बराबर है। यदि सहसंबंध गुणांक 0.5 या इससे अधिक हो तो सहसंबंध का अस्तित्व लगभग निश्चित समझना चाहिए। उपयुक्त नियमों को ध्यान में रखते हुए ही सहसंबंध गुणांक व संभाव्य विभ्रम के संबंध में अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि दोनों सीरीज में सहसंबंध अर्थपूर्ण है अथवा नहीं। अब संभाव्य विभ्रम की परिसीमा यानी लिमिटेशन ऑफ प्रोबेबल एरर। संभाव्य विभ्रम का प्रयोग केवल निम्न परिस्थितियों में ही उचित रहता है। फर्स्ट, जब पद युग्मों की संख्या पर्याप्त हो। सेकंड, जब सहसंबंध गुणांक दैव प्रतिचयन रीति के आधार पर चुने गए मूल्यों से ज्ञात किया गया हो। तथा थर्ड, सीरीज जो दे रखी है क्वेश्चन में हमको वह सममित यानी प्रसमानीय सिमेट्रिकल हो। आर्थिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में अधिकतर उपयुक्त परिस्थितियां पूरी नहीं होती। इन क्षेत्रों में संभाव्य विभ्रम का प्रयोग उचित नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संभाव्य विभ्रम के माध्यम से सहसंबंध गुणांक की 50% उपस्थिति की संभावना ही निश्चित होती है, अतः यह न तो विभ्रम माना जाता है और न ही पूर्ण रूप से संभाव्य ही है। थैंक यू।